ईरान ने आखिरकार अपना दम दिखा दिया है और अमेरिका को अपनी नेवी और वॉरशिप्स पीछे हटाने पड़ सकते हैं। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? ईरान को क्या करना पड़ेगा? आइए समझते हैं। आदाब कबूल कीजिए, आदिल खान आज़ाद का आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। आज है 27 मई 2026 की रात और इस शाम सबसे बड़ी खबर जो आई वो सुन लीजिए। ईरान ने दावा किया है कि उसे अमेरिका की तरफ से एक शुरुआती पीस फ्रेमवर्क ड्राफ्ट मिला है, जिसमें जंग खत्म करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने और अमरीकी नेवी के जरिए लगाई गई नाकेबंदी हटाने जैसी बेहद बड़ी बातें शामिल हैं। ईरानी स्टेट टीवी यानी ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ये एक इनिशियल और अनऑफिशियल फ्रेमवर्क है, यानी अभी फाइनल डील नहीं हुई है। लेकिन जो बातें सामने आई हैं वो मिडिल ईस्ट का पूरा माहौल बदल सकती हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस फ्रेमवर्क के तहत ईरान 1 महीने के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कमर्शियल शिपिंग को जंग से पहले वाले लेवल पर वापस ले आएगा, यानी ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप्स और ग्लोबल ट्रेड रूट्स फिर से नॉर्मल तरीके से चलने लगेंगे, बिना किसी टोल टैक्स या चुंगी के। इसके बदले अमेरिका को ईरान के आसपास से अपनी मिलिट्री की मौजूदगी पीछे हटानी होगी और नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करनी होगी। इसका मतलब है कि ईरान के आसपास जो अमरीकी फ़ौजियों का जमावड़ा है वो ख़त्म होगा, यानी वो अमरीकी घेराबंदी जिसने पिछले कई हफ्तों से पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट और शिपिंग रूट्स को हिलाकर रख दिया था, उसे हटाना इस ड्राफ्ट का बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ड्राफ्ट में अमरीकी मिलिट्री या नेवी के जहाज़ों को कोई राहत नहीं दी गई है, यानी यहाँ ईरान ने अपना दम दिखाया है। ये शाम 7 बजे खबरें इमर्ज हो रही हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 7:30 बजे। यानी ईरान ताकतवर बना है, अमरीकी नेवी अंदर नहीं फटक पाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की मूवमेंट ईरान और ओमान मिलकर मैनेज करेंगे, लेकिन अमरीकी वॉरशिप्स इस अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं होंगे। यानी ईरान साफ तौर पर कमर्शियल शिपिंग और अमरीकी मिलिट्री के मूवमेंट को अलग अलग ट्रीट करना चाहता है। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जो ये बता रहा है कि मामला सिर्फ सीज़ फायर का नहीं रहा, बल्कि अब पूरी बार्गेनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कंट्रोल, ऑयल रूट्स और मिलिट्री प्रेजेंस पर चल रही है। ईरान ने ये भी साफ कर दिया है कि वो बिना टेंजिबल वेरिफिकेशन के आगे नहीं बढ़ेगा। ये काम तो करना ही होगा, यानी सिर्फ कागज़ पर लिखी बातों से ईरान मानने वाला नहीं है, उसे ज़मीन पर अमेरिका की कोशिशें दिखाई देनी चाहिए, तभी ईरान भी कुछ आगे बढ़कर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका वाकई पर्शियन गल्फ में फ़ारस की खाड़ी से पीछे हटने को तैयार है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी मिलिट्री रोल बैक करेंगे? ये जो दुनिया का लावो लश्कर लाए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भून देंगे, तल देंगे और ऐसे निकल जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप सारे वॉरशिप्स को लेकर। और अगर ऐसा होता है तो क्या ये ईरान की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जाएगी? फिलहाल इतना ज़रूर साफ है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं चल रही, बल्कि अब समंदर, ऑयल रूट्स और ग्लोबल ट्रेड के फ्यूचर को लेकर भी बेहद बड़ी बार्गेनिंग शुरू हो चुकी है। अब सुनिए एक अहम खबर। ईरान ने तमाम अमरीकी फ़ौजियों को दफन करने की धमकी दी है। बातचीत अलग है, जंग की तैयारियां अलग हैं और उसकी धमकियां अलग। ईरान की IRGC ने अमेरिका को लेकर एक बेहद ख़तरनाक और सनसनीखेज़ बयान दिया है और इस बयान ने एक मरतबा फिर मिडिल ईस्ट के माहौल को गरमा दिया है। IRGC का कहना है कि फ़िलहाल नई जंग का इम्कान कम ज़रूर है, लेकिन अगर हमला हुआ तो पूरा इलाका हमलावरों का कब्रिस्तान बन जाएगा। जो आएंगे हमें मारने, हम उनको रवाना कर देंगे इस दुनिया से। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की 27 मई की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC नेवी के डिप्टी पॉलिटिकल चीफ मोहम्मद अकबरजादे ने कहा है कि अमेरिका पिछली जंग के बाद कमज़ोर पड़ा है और उसी वजह से नई जंग शुरू करने की उसकी हिम्मत कम हो चुकी है। यानी ईरानी कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से डर रहा है। उन्होंने कहा कि दुश्मन कमज़ोर हो चुका है और हमारी फ़ोर्स पूरी तरह तैयारी के साथ जाल बिछाकर बैठी है, घात लगाकर बैठी है और मशीन गन्स की मैगजीन्स पूरी भरी हुई हैं। ये उनका बयान है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका इसके बाद हुआ जब IRGC कमांडर ने खुली वार्निंग देते हुए कहा कि हम हमलावरों के लिए चाबहार से लेकर महशहर तक
का पूरा इलाका कब्रिस्तान बना देंगे। यानी ईरान अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा, बल्कि खुलकर ये मैसेज दे रहा है कि अगर अमेरिका या उसके अलाइज ने डील ना होने की सूरत में पर्शियन गल्फ या अरब समंदर की तरफ से कोई बड़ा अटैक किया तो इस बार लड़ाई सिर्फ मिसाइल्स तक महदूद नहीं रहेगी। मिसाइल्स तक महदूद नहीं रहेगी। ईरान कुछ और निकालेगा, कुछ और चौंकाएगा। दोस्तों, चाबहार और मैशहर ईरान के दो बेहद अहम समंदरी इलाके हैं और इनके बीच का लंबा साहिली इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और गल्फ के शिपिंग रूट्स के बेहद करीब पड़ता है। यानी IRGC असल में उस पूरे मैरीटाइम जोन, उस पूरे यूँ कहिए कि समंदरी जोन की बात कर रही है जहाँ से दुनिया का बड़ा ऑयल ट्रेड गुजरता है, और यहीं पर ईरान कब्रिस्तान बनाने की बात कर रहा है, अमरीकियों का, इसराइलियों का भी। यही वजह है कि ईरान अब बार बार कब्रिस्तान, नो सेफ पैसेज और मैगजीनें लोड होने जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये इलाका कितना अहम है पूरी दुनिया की तेल सप्लाई के लिए। ईरान ये सब इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिका और उसके अलाइज को यह एहसास कराया जा सके कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो ज़मीन और आसमान छोड़ो समंदर भी महफूज नहीं रहेगा। हालांकि IRGC ने यह भी कहा कि फ़िलहाल नई जंग का इम्कान कम है, लेकिन साथ ही ये मैसेज भी दे दिया कि अगर हमला हुआ तो इस बार जवाब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा दर्दनाक होगा। अब बात लेबनान की, जहां ईद उल अज़हा पर कोहराम मच गया। लेबनान से बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इसराइल ने नबातेह डिस्ट्रिक्ट के ज़ेफ़्ता इलाके पर ज़बरदस्त हमले किए हैं दोपहर से लेकर शाम तक ईद के दिन। हमलों के बाद जो फुटेजेस सामने आई हैं उसमें तबाही, धुआं और बर्बाद इमारतें दिखाई दे रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मकान बुरी तरह तबाह हो चुके हैं, सड़कें मलबे से भर गई हैं और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने घरों और दुकानों के खंडहरों के बीच खड़े नज़र आ रहे हैं, कुछ भागते हुए किसी को ढूंढ रहे हैं, जबकि रेस्क्यू टीम्स भी मौके पर पहुंचती दिखाई दे रही हैं। इसराइल ने ये तबाही ईद के दिन मचाई है। ईद के दिन भी लेबनानियों को सुकून लेने नहीं दिया गया। दोस्तों, साउथ लेबनान का ये इलाका पिछले कई महीनों से लगातार इसराइली अटैक्स की जद में रहा है, लेकिन हालिया हमले पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बताए जा रहे हैं, और यही वजह है कि अब लेबनान के अंदर गुस्सा और बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। फ़िलहाल नुकसान और मारे गए लोगों की पूरी तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लिहाजा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो ये बता रही हैं कि ज़ेफ़्ता इलाके में इस बार काफ़ी भारी तबाही हुई है। गज़ा के लोगों ने भी आज ईद उल अज़हा मनाई, लेकिन कैसी मनाई? गज़ा में इस बार ईद की तकबीरें मस्जिदों की मीनारों से कम कब्रों के पास ज़्यादा सुनाई दी हैं। खान यूनिस से सामने आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को गमगीन कर दिया है। वहाँ माएँ इस बार अपने बेटों को गले लगाने नहीं पहुँचीं, बल्कि उनकी कब्रों से लिपटकर रोती हुई दिखाई दी। किसी माँ की आँख अपने बच्चे का चेहरा ढूंढ रही थी, तो कोई टूटी हुई आवाज़ में अपने शहीद बेटे का नाम पुकार कर कराह रही थी। कुछ ज़ईफ़ फ़लस्तीनी बाप भी थे, अपने बुढ़ापे के सहारों की कब्रों पर बैठे थे, कभी अश्क बहाते तो कभी उन्हें छुपाते नज़र आए। कैमरे ने सब कैद कर लिया, सब बयां कर दिया। दोस्तों, जंग ने गज़ा से सिर्फ इमारतें नहीं छीनी, उसने लोगों के चेहरे, उनकी हंसी, उनके अपने और उनकी ईदें भी छीन ली हैं। ये ऐसी ईद है जिसके चेहरे ही नहीं बचे, और सच भी यही लग रहा है कि कोई नहीं बचा जो ईद मना सके, क्योंकि खान यूनिस शहर हो या कोई और इलाका, वहाँ इस बार ईद की खुशी नहीं बल्कि जुदाई का सन्नाटा फैला हुआ है। वो माएँ जो हर साल अपने बच्चों के लिए नए कपड़े निकालती थीं, आज उन्हीं बच्चों की कब्रों पर बैठकर आंसू बहा रही हैं। ज़रा उनके दिलों की कैफियत को अपने दिल में महसूस करके देखिएगा। किसी के घर का चिराग बुझ चुका है, तो किसी की पूरी दुनिया मलबे के नीचे दफन हो चुकी है। गज़ा की ये ईद हमें ये याद दिला रही है दोस्तों कि जंग जब लंबी हो जाती है तो वो सिर्फ शहर नहीं उजाड़ती, वो त्योहारों की रूह भी छीन लेती है, वो खुशियों पर भी कफन डाल देती है। सलामत रहिए, खुश रहिए। जो ईद मना रहे हैं वो ईद मनाएं, कल जिन्हें मनानी है वो भी मनाएं। ये मनानी चाहिए, लेकिन हमें उन्हें याद रखना चाहिए जो नहीं मना पा रहे।
سلامت رہیے، خوش رہیے۔